हेलो दोस्तों, मैं यासिर जावेद। आज हम लोग पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक क्लास 12 का दूसरा चैप्टर से लिया गया है। तो हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि रिप्रोडक्शन पौधों की किस में होता है। जैसा कि हम लोग देखते आ रहे हैं कि हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 9 से और क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं कि जो पौधे होते हैं पौधे रिप्रोडक्शन करते हैं। तो क्या सभी पौधे रिप्रोडक्शन करते हैं या सभी पौधे रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, या अगर रिप्रोडक्शन करते हैं तो उसके मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या हैं। क्योंकि हम लोग पिछली क्लासों में पढ़े हैं कि रिप्रोडक्शन के कई टाइप्स होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लेकिन आज हमारा टॉपिक है लैंगिक जनन। लेकिन आखिर लैंगिक जनन किस में होता है? तो जैसा कि आपका टॉपिक है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, इसका मतलब यही है कि जो पुष्प वाले पौधे होते हैं उसी में लैंगिक जनन होते हैं। तो जो फूल वाले पौधे होंगे उसमें लैंगिक जनन होंगे। तो कौन से फूल वाले पौधे होंगे, ये चीज़ जानने से पहले हम ये जानें कि आइकलर ने सबसे पहले क्या किया। एक साइंटिस्ट जिनका नाम क्या था, आइकलर ने क्या किया था, जितने भी पेड़ पौधे हैं उस पेड़ पौधे को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। एक क्रिप्टोगेमस एंड दूसरा फेनरोगेमस। क्या, एक क्रिप्टोगेमस और दूसरा फेनरोगेमस। जैसा कि क्या किया था, क्रिप्टोगेमस और क्रिप्टोगेम्स पहला, और दूसरा क्या किया था, फेनरोगेम्स। तो क्रिप्टोगेम्स के अंदर 3 तरह के पौधे को रखा गया। तो कौन कौन? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और फेनरोगेमस के अंदर 2 तरह के पौधे को रखा गया था, जिसका नाम था जिम्नोस्पर्म और दूसरा एंजियोस्पर्म। ठीक है। अब यह है कि इसमें कुछ ऐसे पौधे हैं जो क्रिप्टोगेमस कैटेगरी है। क्रिप्टोगेमस में क्या किया था, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, वो पौधे जो क्या करते हैं, फ्लावर नहीं, फूल नहीं खिलते हैं, उसको हम लोग क्रिप्टोगेमस के अंदर रखा था। या यूँ कहें कि बीज नहीं होता था, उसमें रखा गया क्रिप्टोगेमस को। लेकिन फेनरोगेमस को 2 पार्ट में डिवाइड इसलिए किया गया कि इसमें क्या होते, इन पौधों में बीज होते थे। क्रिप्टोगेमस के पौधों में बीज नहीं होते थे और फेनरोगेमस में बीज होते थे। अब दोनों में बीज हैं, लेकिन अब दोनों में से एक ही तरह के पौधे हैं जो क्या कर रहे हैं, पुष्प पैदा कर रहे हैं। तो जिम्नोस्पर्म जो है, जिम्नोस्पर्म क्या कर रहे हैं, सिर्फ बीज पैदा कर रहे हैं, उसमें पुष्प नहीं बन रहा है। लेकिन सबसे एडवांस जो आजकल हमको देखने को मिलता है, ये एंजियोस्पर्म का पौधा। एंजियोस्पर्म का पौधा क्या करते हैं, एंजियोस्पर्म का पौधा में ही पुष्प खिलता है। क्या खिलता है? एंजियोस्पर्म के पौधे में ही पुष्प खिलता है। आप क्रिप्टोगेमस और फेनरोगेमस के बारे में क्लास 11th में पढ़े होंगे। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बारे में भी पढ़े होंगे। आप जिम्नोस्पर्म के बारे में भी क्लास 11th में पढ़े होंगे। लेकिन एंजियोस्पर्म के बारे में डिटेल्ड स्टडी आपको क्लास 12th में ही करनी है। तो जो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन है, बेसिकली हम लोग एंजियोस्पर्म में ही पुष्पी पौधों के लैंगिक जनन को पढ़ेंगे। ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एंजियोस्पर्म को। तो क्या है एंजियोस्पर्म में? जैसा कि यहाँ लिखा है कि फेनरोगेमस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन? अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म, जिसमें सिर्फ बीज होता है, और ये आवृत बीजी, इसमें बीज के साथ साथ क्या होता है, फूल भी होते हैं। ठीक है। तो ये है क्या है, एंजियोस्पर्म। तो बच्चों इसे जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, फेनरोगेमस में सभी आवृत बीजियों में ही पुष्प का निर्माण होता है। ठीक है। आवृत बीजियों, किसमें? सिर्फ आवृत बीज, जिसमें कि एंजियोस्पर्म में ही सिर्फ बीज का में पुष्प का निर्माण होता है। हम इसे कहेंगे कि आवृत बीजियों में लैंगिक जनन या पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है। जिस पौधों में पुष्प का निर्माण होगा वो पौधे क्या करेंगे, लैंगिक जनन करेंगे। आई बात क्लियर यहाँ तक? हम लोग पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन को पढ़ने के लिए हम लोग उसके कुछ क्या बोलते हैं, उसके जो टाइप्स होते हैं, कुछ पुष्प के जो प्रकार होते हैं या पुष्प में क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसको पढ़ना है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है पुष्प की संरचना, पुष्प किस तरह का दिखता है, पुष्प में क्या क्या होते हैं उसको पढ़ना है।
जैसे कि क्या होगा, पुंकेसर है, परागकण है, स्त्री केसर है, दोहरा निषेचन है, भ्रूण कोश, भ्रूण, बीज, फल आदि। ये सारी चीज़ें हमको एंजियोस्पर्म प्लांट में देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुई। तो बच्चों, हम पुष्प और पुष्प की संरचना से संबंधित आइए हम इसके तथ्यों को समझते हैं। यहाँ तक क्लियर हुई। देखिए क्या है, क्या कह रहा है, आप ये भी जान लें कि जो पुष्प की संरचना के निम्न भाग होते हैं। पहला क्या है, एक पुष्प। हम थोड़ा सा क्या डायग्राम ले लें। हाँ, तो बच्चों अब हम पुष्प की संरचना को समझेंगे। तो पहले ये समझें कि जो पुष्प होते हैं, पुष्प क्या होते हैं, जो शूट है, जो स्टेम होता है, उसी का एक मॉडिफिकेशन है। जब ब्रांचेस के मॉडिफिकेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, पुष्प कहते हैं। मतलब जो मान लीजिए ये प्लांट है, प्लांट में जो ब्रांचेस निकलते हैं, इसी का मॉडिफिकेशन होकर के फ्लावर खिलता है, इसी का मॉडिफिकेशन होकर के फूल खिलता है, पुष्प बनता है। तो इसके अलावा देखें और क्या चीज़ें हैं कि पुष्प के बात अगर समझें तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि सहपत्र लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, सहपत्र। सहपत्र किसे कहते हैं, शाखा का वह क्या लिखा है, यह शाखा पर पाए जाने वाले विशेष पत्र है जिसकी अक्ष भाग से एक डंडी जैसी संरचना निकलता है। मतलब जो इससे क्या होगा कि मान लीजिए जो पेड़ है, पेड़ पौधे की एक डाली है, डाली से कोई एक संरचना निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं कली। कली को ही हम लोग क्या कह सकते हैं कि यह एक क्या है, यह एक क्या है, सहपत्र है। क्या है, सहपत्र। कली को ही हम लोग सहपत्र कह सकते हैं। अब यह बात कह सकती है कि पुष्प वृंत, जब यह सहपत्र जब मैच्योर हो जाता है तब यह पुष्प वृंत कहलाता, तब यह फ्लावर कहलाता है। ठीक है, जब क्या कहलाता है, जब कली मैच्योर हो जाएगा, बड़ा होकर के खिल जाता है, फ्लावरिंग, जब फ्लावर होता है तो अलग अलग पत्तियाँ निकलते हैं, उस पर पेटल्स मतलब क्या बोलते हैं, वो रंग बिरंगे तरह से निकलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पुष्प वृंत। और क्या लिखा हुआ है, पुष्पासन। क्या है, पुष्पासन। पुष्पासन का पुष्प वृंत का, पुष्प वृंत जो उसका अग्र एवं फूला हुआ भाग पुष्पासन कहलाता है, जिस पर पुष्प पाया जाता है। ठीक है, मतलब ये जो चीज़ें, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पुष्पासन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पुष्पासन। जिसके ऊपर पुष्प वृंत फूला हुआ मिलेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पुष्पासन कहेंगे। ठीक है, या फिर ये कहें कि मतलब फ्लावरिंग होना ही पुष्पासन कहलाता है, फूल का खिलना पुष्पासन कहलाता है। ठीक है, अगला है पुष्प पत्र। पुष्प पत्र किसे कहेंगे, पुष्प पत्र में 4 पुष्प पत्र विशेष प्रकार की पत्तियां जिनमें पुष्प का निर्माण होता है। अब ये बात आती है जब फूल खिल जाएंगे पूरे, जिसमें ये सब चीज़ें निकल जाएंगे, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग जिसमें निकल जाएंगे, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे पुष्प पत्र। मतलब एक पुष्प में क्या होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं, ये है ना, ये चीज़ें निकल जाएंगी, एंथर निकल जाएंगी, पुष्प पत्र निकल जाएंगे, दलपुंज निकल जाएंगे और पुमंग निकल जाएंगे, ये पुमंग निकल जाएंगे। ये सब चीज़ें जिसमें देखने को मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पुष्प पत्र बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज किसे कहेंगे, ये जो आपको दिखने को मिल रहा है, ये जो साइड में ये जो दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य दलपुंज कहेंगे, या जिसको हम लोग या का पेरियांथ कहेंगे या पेटल कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाँ, बाह्य दलपुंज। मतलब जब भी कली खिलता है तो ग्रीन कलर का जो देखते हैं ना, जिससे पकड़ा हुआ होता है, जो फूल के नीचे में ग्रीन ग्रीन कलर का होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बाह्य दलपुंज। और ये जो कलरफुल, जिससे फूल का कलर देता है, जो येलो कलर, रेड कलर, वाइट कलर कभी कभी देता है, तो ये फूल फ्लावर जो होता है, इसको हम लोग कहते हैं दलपुंज। इसको हम लोग क्या कहते हैं, दलपुंज, जिसको हम लोग कोरोला के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, कोरोला के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कैलिक्स, CALYX, कैलिक्स लिख सकते हैं। दलपुंज को हम लोग कोरोला लिख सकते हैं। ठीक है, पुमंग को हम लोग लिख सकते हैं एंथर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एंथर लिख सकते हैं। और जयांग को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जयांग को हम लोग लिख सकते हैं फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट लिख सकते हैं। ये क्या होता है, फीमेल पार्ट, जिसको हम लोग गायनोसियम के नाम से जानते हैं, या फिर इसको हम लोग पिस्टिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको पिस्टिल बोलते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे कि यहाँ हम पुष्प की संरचना का अध्ययन चित्र की सहायता से कर सकते हैं। जैसे कि चित्र की सहायता में आप लोग को यहाँ देखने को मिल रहा है, क्या है ये जैसे इसको अगर हम अलग से समझें तो ये जैसे इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं पुमंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुमंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
पुमंग बोलते हैं। और इन दोनों को जब मिला करके हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पुंकेसर। इसको हम लोग क्या कहेंगे, पुंकेसर कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग पुंकेसर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और पुंकेसर के साथ जुड़ा होता है, यहाँ पर जो जुड़ा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पुमंग के नाम से जानते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है ये पुमंग एंथर, इसको हम लोग पुमंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये क्या है, मेल पार्ट। ये क्या है, मेल पार्ट। और ये वाला जो इसको हम लोग बोलते हैं फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट जैसे कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, इसमें दिखाया है, जिसमें वर्तिका और वर्तिकाग्र को दिखाया गया है। वर्तिका और वर्तिकाग्र दो चीज़ें होती, क्या होती है, वर्तिका वर्तिकाग्र। और इसके साथ साथ इसमें अंडाशय और बीजांड भी होता है। क्या होता है, अंडाशय और बीजांड भी होता है। तो कौन सा वर्तिका है और कौन से का वर्तिकाग्र है। जहाँ ये जो ऊपर वाला पोर्शन होगा इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। ठीक है, वर्तिका कहते हैं। और यहाँ पर इसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्तिकाग्र, नहीं सॉरी, इसको हम लोग वर्तिकाग्र कहेंगे। ठीक है, और इसको हम लोग वर्तिका कहेंगे। ठीक है, या इसको हम लोग कहते हैं स्टिग्मा और स्टाइल। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी क्या होगा, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय मिला करके क्या बनता है, फीमेल पार्ट बनता है। ठीक है, और यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर योजी और लघु बीजाणुधानी और परागकोश ये सब मिला करके पुंकेसर का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, पुंकेसर का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हम थोड़ा सा जयांग के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। किसके बारे में, जयांग के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो देखें जयांग क्या है, जैसे कि लिखा है जयांग को ही हम लोग स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं, फीमेल पार्ट, जो फीमेल पार्ट होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, जयांग कहते हैं। यह पुष्प का मादा जनन अंग है जिसके निम्न भाग हैं। क्या है, जिसके निम्न भाग कौन कौन से, वर्तिकाग्र। कौन सा वर्तिकाग्र है, ये जहाँ पर क्या होता है, वर्तिकाग्र के ऊपर ही क्या होता है, परागकोश आकर के गिरता है। किसके ऊपर, वर्तिकाग्र के ऊपर ही परागकोश आकर के गिरता है। ठीक है, और दूसरा है वर्तिका। और वर्तिका के माध्यम से ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर वर्तिका के माध्यम से ही क्या होता है, परागकोश बीजांड तक पहुँचता है। कहाँ तक पहुँचता है, बीजांड तक पहुँचता है। तब ये क्या होता है, फर्टिलाइज़ करता है। फर्टिलाइज़ करके एक मतलब दूसरा वह एक बीज बनाता है। ठीक है, क्या बीज का निर्माण करता है, फिर फलों का निर्माण करता है। तो ये याद रखेंगे, जो पोलन ग्रेन होता है या योजी जिसको हम लोग कहते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि परागकोश, पोलन ग्रेन, परागकोश होता है वर्तिकाग्र पे आकर के गिरता है। ये जो परागकोश आपको दिखने को मिल रहा है, यहाँ से वर्तिकाग्र क्या, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से कहाँ गिर जाएगा, ये आपका गाइनोसियम पे आकर के गिर। जैसे कि ये फ्लावर आपको देखने को मिल रहा है, इस फ्लावर में क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए क्या है, मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, परागकोश। यहाँ पर क्या है, परागकोश है। अब ये परागकोश क्या होगा, यहाँ से परागकोश आकर के किस पे गिरेगा, यहाँ पर सब वर्तिकाग्र पे गिरेगा। वर्तिकाग्र पे गिर करके वर्तिका के माध्यम से ही ये बीजांड में चले जाएगा। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखें आगे लिखा है, आगे कहता है कि पुमंग के बारे में। पुमंग क्या है, पुमंग क्या है, एक से ज़्यादा पुंकेसर का समूह पुमंग कहलाता है। एक से ज़्यादा पुंकेसर का समूह जब होगा तो उसे हम लोग पुंगमंग कहेंगे, मतलब जो फीमेल पार्ट को हम लोग पुमंग कहेंगे, या फिर हम लोग पुंकेसर के नाम से भी जानते हैं। तो आपको एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकता है पुमंग क्या है, मादा जनन अंग है या फिर पुरुष जनन, मतलब पुरुष जनन अंग है, ये क्या है, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये मेल पार्ट है या फिर पुरुष जनन अंग कहेंगे। ठीक है, मतलब जहाँ पे एक से ज़्यादा पुंकेसर देखने को मिलेगा उसे ही हम लोग पुमंग के नाम से जानते हैं। इज़ दैट क्लियर। ठीक है, अब अगला है स्टूडेंट्स, यह पुष्प का नर जनन कौन, पुमंग। पुमंग क्या है, पुमंग क्या है, पुष्प का नर जनन अंग है। क्या है, नर जनन अंग है। यह निम्न संरचनाओं से बना होता है, परागकोश और पुतंतु। परागकोश और पुतंतु। पुतंतु हम लोग किसको बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर को हम लोग पुतंतु के नाम से जानते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, पुतंतु। मतलब जो एंथर होते हैं, एंथर में दो चीज़ होती हैं, परागकोश, जहाँ पर परागकोश क्या होगा, जहाँ पर परागकण होता है उसी यहाँ, जैसे इसको हम लोग बोलेंगे परागकोश, इसको हम लोग बोलेंगे परागकोश, और इसको हम लोग बोलेंगे पुतंतु।
तो ये भी पूछता है एग्ज़ाम में, जो नर जनन अंग है, नर जनन अंग में कितने पार्ट होते हैं? तो नर जनन अंग में 2 पार्ट होते हैं, पराग कोश और पुतंतु। पुतंतु को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं इसको? हम लोग फिलामेंट के नाम से जानते हैं, इसको फिलामेंट के नाम से जानते हैं, और इसको हम लोग एंथर के नाम से जानते हैं। ठीक है, एंथर और फिलामेंट। ठीक है, जैसे कि यहाँ दिया हुआ ये है एंथर और ये फिलामेंट। इज़ दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर भी। अब यहाँ बात दलपुंज। दलपुंज क्या है? दलपुंज पुष्प की रंगीन संरचना है जो कीड़ों के लिए आकर्षित का केंद्र है। अब जो दलपुंज किसको बोलेंगे? जो मेन फूल का जो मेन चीज़ है, जो देखने में खूबसूरत लगता है, कलरफुल लगता है, उसी को हम लोग बोलते हैं दलपुंज। दलपुंज को हम लोग इंग्लिश में कोरोला कहते हैं। जैसे ये देखने को मिल रहा है, यही दलपुंज है। यही क्या है? यही दलपुंज है। इसी को हम लोग कोरोला के नाम से भी जानते हैं। ठीक, और बाह्य दलपुंज किसको बोलते हैं? ये जो दिख रहा है आपको, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी को हम लोग बाह्य दलपुंज कहते हैं। इसी को हम लोग बाह्य दलपुंज के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब जो दलपुंज होता है, दलपुंज कई तरह के रंग के होते हैं, जिससे क्या होता है, कीट मकोड़े आकर के आकर्षित होते हैं और उससे क्या होते हैं, उस पर आकर के उसका रस चूसते हैं। लेकिन अब यहाँ एक चीज़ देखने समझने की है कि जो फूल होते हैं ना, फूल में ना ये जो ये जो है परागकोश होता है, परागकोश में क्या होते हैं, इसमें जो होता है परागकोश पाए जाते हैं। ठीक है, परागकोश होंगे तो इसमें जो ये क्या, जब कोई भी कीट मकोड़े बैठेंगे तो ये क्या करेंगे, यहाँ जा करके दूसरे पौधे में जाके बैठ जाते हैं। दूसरे पौधे में क्यों बैठेंगे? क्योंकि जो कलरफुल लाइक जो फूल दिखेगा उस पर जाकर बैठने की कोशिश करता है। तो उस पर बैठने के चक्कर में क्या करता है, ये जा करके इस पर क्या, इसको जो वर्तिका होता है, वर्तिका पे आकर के बैठ जाता है। वर्तिका पे आकर बैठ जाएगा और यहाँ से पूरा वर्तिकाग्र के माध्यम से कहाँ चला जाएगा, ये बीजांड में चला जाता है। कौन चला जाता है? यही जो परागकोश है। तो फूल जो कीट मकोड़े होते हैं वो आकर के बैठते हैं, वो इससे यहाँ चला जाता है, जिससे फर्टिलाइज होता है। और जो बाह्य दल है, ये क्या, ये सबसे बड़ी भाग होती है। मतलब बाह्य दल पुंज जो होते हैं ये क्या, सबसे बाहरी भाग होती हैं, जो क्या होता है, हमेशा ग्रीन रंग का होता है। कौन सा कलर होता है देखने को मिल रहा है? ये हरा रंग का होता है। एग्जाम में पूछता है जो बाह्य दल पुंज है वो कौन सा रंग का होता है, हरा रंग का होता है या ग्रीन रंग का हम कहेंगे। जिनका मुख्य कार्य है कलिका अथवा पुष्प की सुरक्षा करना। जब जो फूल होता है वो कली की अवस्था में होते हैं, उसकी सुरक्षा करने के लिए बाह्य दलपुंज कार्य करते हैं। तो इसका कार्य क्या होगा? कलिका अवस्था में पुष्प की सुरक्षा करना। यहाँ तक क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ठीक है, अब बात आती है पुमंग जो नर जनन अंग है उसका संरचना कैसा होता है। ठीक है, आओ बच्चों, चलो हम लोग अब पुमंग की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। मतलब नर जनन अंग, किसके बारे में? नर जनन अंग के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, देखो अब यह बात आती है नर जनन अंग की। तो नर जनन अंग में हम लोग समझेंगे कि नर जनन अंग में कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं, जिसको हम लोग नर जनन अंग को इंग्लिश में एंड्रोशियम भी कहते हैं, पुमंग या एंड्रोशियम भी कहते हैं। यह कह रहा है आवृत बीजी पौधों का नर जनन अंग होता है। ठीक है, अब जो आवृत बीजी पौधे हैं मतलब फ्लावरिंग प्लांट है, उसमें क्या होते हैं? नर जनन अंग होते हैं, जिसका एक से अधिक अवयव पुंकेसर बनाते हैं। जो क्या एक से अधिक अवयव क्या होता है? पुंकेसर बनता है। ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या बनाता है? पुंकेसर बनाता है। ठीक है, प्रत्येक पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, परागकोश तथा पुतंतु। इसमें इसके कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं, परागकोश तथा पुतंतु। ये परागकोश हो गई और ये पुतंतु हो गई। इसको हम लोग पुमंग के नाम से भी जानते हैं और पुंकेसर के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ जब हम लोग बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या? पुतंतु, और ये परागकोश। ठीक है, परागकोश 2 पालियों का बना होता है। अब जो परागकोश है, परागकोश में क्या 2 पाली बना जाए, मतलब ये जो है ऐसे बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। कितना स्ट्रक्चर? 2 लोब का स्ट्रक्चर होता है। कितने लोब? 2 लोब का स्ट्रक्चर होता है। मतलब यूँ समझें कि जो इसका ये स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होगा। कैसा? इस तरह का। इसमें कितना लोब देखने को मिल रहा है? 2 लोब या द्विपालित का बना होता है। 2 परागकोश आपस में तथा पुतंतु के साथ योजी नामक उत्तक से जुड़े होते हैं जो मृदा। और ये जो जुड़ा हुआ होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? योजी उत्तक से जुड़ा होता है आपस में। ठीक है, जो मृदुतक की बनी होती है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स यहाँ तक? अब ये आगे कहता है जब परागकोश परिपक्व हो जाता है तब इसे परागपुट कहते हैं। जब ये मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर मतलब ये क्या? परिपक्व होना। मैच्योर मतलब एज बड़ा हो, जैसे कि
मतलब कोई बच्चा है तो उसको छोटा बच्चा कहते हैं, जब 15-16 साल पार करता है फिर किशोर बोलते हैं, फिर जब बड़ा हो जाता है उसको हम लोग आदमी कहते हैं। उसी तरह क्या है, जब ये जो पराग ये जो है पुतंतु पुमंग जो है ये सब बड़ा हो जाता है, जब मैच्योर हो जाता है, मतलब जब इससे पोलन ग्रेन या जिसको हम लोग परागकोश कहते हैं निकलने की कोशिश में लग जाता है, तब इसको हम लोग क्या कहेंगे, परागकूट कहेंगे। मतलब जब मैच्योर हो जाता है तो क्या कहेंगे, परिपक्व होने के बाद, परिपक्व जब हो जाएगा तब ये क्या कहलाएगा, परागपूट कहलाएगा। ठीक है। और बच्चों जब परागकोश में परागकणों का निर्माण होता है और परागकोश जो होता है, अब परागकोश से परागकण निकलेगा। अब ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, परागकोश है। परागकोश जो है क्या, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है और इस बाइलोब्ड स्ट्रक्चर में परागकण होता है। ठीक है, पोलन ग्रेन होता है। क्या होता है, परागकण होता है। कहाँ पर, इसी स्ट्रक्चर में परागकण होता है। इसको हम लोग इंग्लिश में पोलन ग्रेन कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई आपको। ठीक है, इज दैट क्लियर। अब बात आती है परागपूट। परागपूट मतलब यही परागपूट है। अब इसको हम लोग लघु बीजाणुधानी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है बच्चों। परागकोश के अनुप्रस्थ काट को जब हम देखते हैं तो 4 छोटे छोटे कोष्ठ दिखाई देते हैं। जब इसको हम काटेंगे, जैसे कि ये है ना, ये एंथर है, एंथर को जब हम लोग ऐसे काटेंगे ना तो हमको 4 पार्ट दिखाई देगा। 2 उधर उस साइड में, 2 उस साइड में, 2 इस साइड में, 2 उस साइड में, 2 इस साइड में दिखने को मिलेगा हमको। ठीक है, ठीक है, 4 कोष्ठ दिखाई देगा। उसका 4 कोष्ठ ये आपको देखने को मिल रहा है। प्रत्येक कोष्ठ को लघु बीजाणुधानी कहते हैं और प्रत्येक कोष्ठ को, ये जो कोष्ठ है इसी को हम लोग लघु बीजाणुधानी कहेंगे। यहाँ तक क्लियर हुई। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लघु बीजाणुधानी यानी पोलन सेक। क्या बोलेंगे, पोलन सेक। इंग्लिश में बोलते हैं इसको पोलन सेक बोलेंगे। ठीक है, अब आगे कहता है, क्या कहता है, अथवा लघु बीजाणुधानु के परिपक्व होने पर परागकूट का निर्माण होता है जो चारों तरफ एपिडर्मिस द्वारा होता है। ये सिंपली ये कहना चाह रहा है, जब ये परिपक्व हो जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, जब इसको देखेंगे ये क्या हो जाता है, ये एपिडर्मिस का निर्माण होता है या बाह्य त्वचा। क्यों बाह्य त्वचा का निर्माण करता है, क्योंकि ऐसा होता है जब परिपक्व हो जाता है तो अचानक तुरंत फट जाएगा। तो तुरंत नहीं फटना है, इसको एक स्टेज आएगा और वो कुछ चीज़ जब कोई चीज़ से टकराएगा तब ये फटेगा। तो अचानक पहले ही फट जाने से हो सकता है कि ये जो परागकूट है ये इस चीज़ को नुकसान पहुंच सकता है ना। लघु बीजाणुधानी एक बाह्य त्वचा एपिडर्मिस के द्वारा घिरी होती है ना, बाह्य त्वचा इससे घिरी होती है। ठीक है, ये जो त्वचा है इसको हम लोग उससे बोलते हैं, जैसे कि ये अनुप्रस्थ काट में भी दिखाया गया आपको। ठीक है, जब बाह्य त्वचा का निर्माण एक उत्तक के द्वारा होता है या एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिसे हम अगोस्तकारी या हाइपोडर्मल सेल कहते हैं। तो ये जो कोशिकाओं का नाम बताया गया है कि ये कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। बच्चों जब ये कोशिका आकार में बड़ी हो जाती हैं तब इसे हम लोग आर्किस्पोडियल सेल कहते हैं। अब ये होता क्या है, क्योंकि इसको डेवलपमेंट होना है, मतलब मीन छोटा से, मतलब 1 सेल से 2 से 3 से 4 और तुम कब क्या बनेगा, तब उत्तक का निर्माण करेगा। तब क्या है, ये धीरे धीरे क्या मतलब बढ़ने की कोशिश करेगा। तो क्या हाइपोडर्मल सेल होगा, फिर जब ये आकार में बड़ा हो जाएगा तब ये आर्किस्पोडियल सेल कहलाएगा। ठीक है, जब ये कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है तब इन्हें परपरसु कोशिका या आर्किस्पोडियल सेल कहते हैं। अब बच्चों थोड़ा सा आइए अब हम लघु बीजाणुधानी की संरचना को थोड़ा सा हम लोग देखें। ठीक है, लघु बीजाणुधानी की संरचना यही है। लघु बीजाणुधानी की जो संरचना है ये देखने को मिल रही है, यही लघु बीजाणुधानी है या पोलन सेक है। इसी में क्या होता है, इसी में आर्किस्पोडियल सेल डेवलप करता है और इसी में हाइपोडर्मल सेल डेवलप करता है। ठीक है, जैसे कि ये पॉलिस, और उसके बाद क्या होता है, उसी के अंदर क्या होगा, पोलन ग्रेन डेवलप करेगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ ये NCERT का डायग्राम है, ये तंतु डंटल है, ये परागकोश है, ये परागकण है ना, और ये परागकोश पूरा कहेंगे और ये इसमें परागकण है। बच्चों लघु बीजाणुधानी कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। मतलब क्या होता है, कोशिका का डिवीजन, एक कोशिका 2 पार्ट में बट जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समसूत्री विभाजन। जब एक कोशिका 2 पार्ट में बट जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समसूत्री विभाजन, या हम लोग इसको माइटोटिक डिवीज़न भी कहते हैं। अभी तक आप लोग इतना याद रखें, माइटोटिक डिवीज़न होता है जिसमें क्या, जिसमें कोशिकाओं की संख्या समान रहती है। कोशिकाओं की जो DNA और जो गुणसूत्र की संख्या समान होती है। तत्पश्चात 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, मतलब माइटोटिक डिवीज़न होगा। तो क्या होगा, एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण होगा। ये से जैसे कि ये आर्किस्पोडियल सेल मतलब परपरसु कोशिका या आर्किस्पोडियल सेल, ये क्या करेगा, 1 से 2 का निर्माण करेगा।
कब करेगा? जब थोड़ा सा कब करेगा? माइटोटिक डिवीज़न, मतलब आर्किस्पोरियल सेल डिवाइड करेगा, माइटोटिक डिवीज़न करेगा, तब 2 कोशिकाओं का निर्माण होगा, जिसमें एक कोशिका केंद्र की तरफ तथा दूसरी कोशिका परिधि की तरफ पाई जाती है। ठीक है, ये क्या करेगा? एक कोशिका केंद्र की तरफ रहेगा, एक कोशिका बाहर की तरफ रहेगा। ठीक है, प्राथमिक कोशिका को प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहते हैं, प्राइमरी पैराइटल सेल, तथा जो दूसरी कोशिका को प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका कहते हैं या स्पोरोजिनस सेल। क्या कहते हैं? 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स में ये सवाल पूछ सकता है कि आर्किस्पोरियल सेल माइटोसिस डिवीज़न करके, समसूत्री विभाजन करके कितनी कोशिका का निर्माण करता है? तो आप ये याद रखेंगे, समसूत्री विभाजन करके 2 कोशिकाओं का निर्माण करता है। एक आर्किस्पोरियल सेल जो होता है, जो ये लिखा है, ये जो लिखा है परपरसु कोशिका। परपरसु कोशिका क्या करेगा? समसूत्री विभाजन करके 2 कोशिकाओं का निर्माण करेगा। कौन कौन कोशिका? प्राथमिक भित्तीय कोशिका और दूसरा प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका, मतलब प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स एंड प्राइमरी पैराइटल सेल्स का निर्माण करेगा। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? लघु बीजाणुधनी का प्राथमिक भित्तीय कोशिकाओं में लगातार वृद्धि से बाद कई स्तर बन जाते हैं। अब ये बात आती है कि ये जो कोशिकाएं हैं, स्पोरोजिनस सेल्स हैं, इसमें क्या होने कई बार मल्टीपल डिवीज़न होता है, बार ये डिवाइड करता है। डिवाइड करने मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 होने लगता है। तो कुछ स्तर बन जाते हैं, कुछ इसका लेयर्स बन जाते हैं, और जो कि क्या होता है, इन पोलन ग्रेन को मजबूती, मतलब इसमें कई सारे लेयर का फॉर्मेशन कर देता है। अगर इसके अंदर पोलन ग्रेन है तो कई सारा लेयर बन जाता है। ठीक है, इसमें कई वृद्धि होकर के लेयर बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि अब ये परिपक्व हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, जिसको हम लोग पहले क्या कहते हैं? एपिडर्मिस, यह है ना, इसका कार्य भीतरी स्तरों को सुरक्षा देना। एपिडर्मिस मतलब कोई भी, जैसे चमड़ा को भी हम लोग कह सकते हैं एपिडर्मिस। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है? सुरक्षा प्रदान कर रहा है। तो जो बाह्य त्वचा होते हैं वो क्या करते हैं? सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब दूसरा है अंतस्थीसियस। अंतस्थीसियस या हम लोग कहते हैं इंडोथीसियम। इंडोथीसियम क्या है? पराग कोश के स्फुटन मटफट में सहायक होती। अब यहाँ बात आती है, एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आपका यहाँ बन रहा है कि अंतस्थीसियस या इंडोथीसियम का कार्य क्या है। तो इंडोथीसियम का जो काम होता है वो आप ये समझेंगे कि जब जो पोलन ग्रेन होता है डिवाइड करने वाला होता है, मतलब फूटने वाला होता है, फूट करके पूरा एनवायरनमेंट में बिखरने का होता है, मतलब वातावरण में बिखरना होता है, तब क्या करता है? ये इंडोथीसियम जो होता है, ये अंतस्थीसियस जो होता है, ये क्या करता है? उसमें सहायता प्रदान करता है। तो ये वाला नोट अब एकदम अपने स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम में हमेशा पूछने की संभावना होती है। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि क्या कह रहा है, इंडोथीसियम का काम क्या है? फूटने में सहायता प्रदान कर रहा है, पहली बात। अब दूसरा चीज़ क्या कह रहा है? मिडिल लेयर, बीच में क्या है? मिडिल लेयर होता है। मिडिल जिसको हम लोग बोलते हैं मध्य स्तर। क्या बोलते हैं? मध्य स्तर। जैसा कि ये जो बाह्य वाला होगा, ये बाह्य क्या करेगा? सुरक्षा देगा। ठीक है, उसके बाद जो क्या होता है? इंटरस्थीसियस, इसमें होता है इंडोथीसियम होता है, मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं होता, इस तरह का स्ट्रक्चर आप लोग समझ लें होता है। और इसमें ये क्या करता है? ये सहायता देता है, जब फटने में सहायता देता है, किसी जगह फट जाता है अचानक। वो क्यों फटता है बाद में आगे हम लोग डिस्कस कैसे फटता है। तो अब उसके मिडिल लेयर क्या होता है? ये क्या करता है? भोजन को पहुंचाता है। मिडिल लेयर क्या करेगा? इसमें एक लेयर होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं मिडिल लेयर या फिर मध्य स्तर बोलते हैं। ये भोजन को पहुंचाने में सहायक होता है। किस तक? इन सब जो लेयर है, अंतस्थीसियस और बाह्य त्वचा तक क्या करता है? पोषण, कुछ न्यूट्रिशन चाहिए ना उसको जिंदा रहने के लिए, तो वो उसमें पहुंचाने के लिए सहायक होता है। ये बातें समझ में आई। अब अगला चीज़ें हैं, अगला है टपेटम। ये नाम एकदम याद रखें, टपेटम का कार्य पूछ लेता, हमेशा एग्जाम पूछता है टपेटम का क्या कार्य है। तो आप याद रखेंगे, सबसे मुख्य स्तर यही है, लिखा है ना, यह सबसे मुख्य स्तर है जो सभी स्तरों को संपूर्ण पोषण पहुंचाता है। इन दोनों का काम पोषण पहुंचाना, लेकिन टपेटम जो होता है वो सबसे ज़्यादा पोषण पहुंचाने का कार्य करता है। पूरा पूरे जो पोलन ग्रेन है, इसको जो परागकण है उस तक पोषण पहुंचाने का कार्य कौन करता है? यही कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों प्राथमिक बीजाणुधनक कोशिकाएं बीजाणुजनक उत्तक का निर्माण करती है। अब इस एक चित्र में देख सकते हैं, इस चित्र में आप लोग देख सकते हैं, ये उत्तक का निर्माण। उत्तक का किसी को कहते हैं? कोशिका एक हुआ,
क्योंकि जो अब तक पढ़ रहे हैं कोशिका, तो एक से दो कोशिकाएं बनी, 2 कोशिकाओं से अब उत्तक का निर्माण कर रहा है। जो बीजाणुजनक उत्तक हम लोग पढ़े, जो स्पोरोजिनस टिश्यू पढ़े, स्पोरोजिनस सेल्स पढ़े, वो स्पोरोजिनस सेल से क्या कर रहा है, ये जो सेल्स है स्पोरोजिनस सेल्स, ये बीजाणुजनक कोशिका है, ये जो कर रहा है, ये क्या कर रहा है, अब डेवलप करके ये टिश्यू बना रहा है, मतलब उत्तक का निर्माण कर रहा है बाद में आकर के। ठीक है, क्लियर। अब लेकिन आप ये वाला जो आपको जो नोट्स दिख रहा है, ये एकदम अपने कॉपी में उतार लेंगे, इसके कार्य को एकदम अच्छे से उतार लेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव्स आए वो आपका आसानी से सॉल्व हो सके। ठीक है, आगे क्या है, जैसे कि ये उसका स्ट्रक्चर में दिया हुआ है कि क्या कहते थे कि एक से कई लेयर का फॉर्मेशन हो गया, कई लेयर का फॉर्मेशन हो गया, और साथ साथ देखो ये बाहरी लेयर, इसी को बोलते हैं एपिडर्मिस, फिर ये बना, फिर मिडिल मध्य स्तर बना, फिर टपेटम का निर्माण, ये टपेटम जो होता है ये टपेटम है, ये टपेटम का निर्माण करके क्या करे, पोषण देता है, फिर बीच में मध्य स्तर है। ठीक है, बात समझ में आई, और बाहरी जो है वो सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है, ये जो है बीजाणुजनक, देखते हैं किसको, अब लघु बीजाणुजनक चतुष्क कहते हैं। चतुष्क क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हम लोगों ने अभी देखा कि ये जो स्ट्रक्चर है 4 लेयर का स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? 4 लेयर का स्ट्रक्चर है। ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, 4 लेयर वाला स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं लघु बीजाणु चतुष्क स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें 4 ये होता है। जब इसको हम लोग इसको हम अनुप्रस्थ काटेंगे तो ये 4 पार्ट में आपको दिखाई देगा। बीजाणु एक दूसरे शीघ्र ही अलग हो जाते हैं तथा परागकूट लघु बीजाणु बिखर जाते हैं। क्या होता है, और ये क्या होने लगते हैं, ये एक दूसरे से बिखर जाते हैं तुरंत। ठीक है, मतलब जब भी धीरे धीरे डेवलपमेंट करता है उसके बाद ये क्या करते हैं, बिखर जाते हैं। और परंतु बच्चे कभी कभी चतुष्क आपस में चिपक जाते हैं, तो जिसे परागकणों को संयुक्त परागकण तथा इन समूहों को पोलिनिया कहा जाता है। और होता है क्या, जब ये आपस में चिपक जाता है और जो कभी छूटने जल्दी नहीं छूटता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, आपस में चिपक जाने के बाद क्या होता है, परागकण होते हैं वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, इसलिए इस घटना को हम लोग पोलिनिया भी कहते हैं। ठीक है, इन समूहों को मिलकर के पोलिनिया का नाम देते हैं। अब बात आती है कि ये क्या होता है, परागकोश का स्फुटन। एंथर जो होता है वो फटना, एंथर का डाइसेंस होना, स्फुटन होना, फटेगा एंथर, तब ना वहाँ से क्या निकलेगा, परागकोश से परागकण निकलेगा। क्या करेगा, ये जो परागकोश है इसका फटना होगा, फिर वहाँ से क्या निकलेगा, परागकण का निकलना होगा। तो बच्चों क्या है, हम परागकोश के बारे में पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं कि इसका स्फुटन किस प्रकार होता है। ठीक है, कब, जब ये मैच्योर हो जाता है, जब एक वक्त आता है जब इसको फूटना होता है तो ये फूट जाता है। परागकोश जिस समय परिपक्व हो रहा होता है, टपेटम तथा मध्य स्तर वही पढ़े समाप्त हो रहे होते हैं, और ये अंत परागकोश भित्ति केवल बाह्य त्वचा व अंत भित्ति के रूप में रह जाती है। मतलब ये कह रहा है कि जब ये मैच्योर होने लगता है, बड़े होने लगते हैं, तो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, जो टपेटम होते हैं और मध्य स्तर अपना भोजन का निर्माण कम कर देते हैं और ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। अब जो भोजन देने वाला ही नहीं है, तो वो भोजन देने वाला ख़त्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि भोजन का निर्माण नहीं होगा, भोजन उस तक नहीं पहुँचेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो अचानक मतलब फट जाएगा। क्या करेगा, फट जाएगा। मतलब ये समझें कि जब आप देखते हैं कि कोई फूल मतलब क्या रहता है, अचानक देखते हैं कि धीरे धीरे उसमें मुरझा जाता है। जब उसमें न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो वो मुरझा जाता है, तो इसी तरह क्या होता है, धीरे धीरे टपेटम मध्य स्तर खत्म होगा तो मुरझाने की कोशिश करेगा, और वो क्या होगा, अचानक उससे क्या निकलेगा, परागकण निकलेगा। जो इसलिए लिखा है बाह्य त्वचा और जो अंतःभित्ति है रूप में रह जाती है, जो बाह्य त्वचा है एपिडर्मिस है जो रह जाती है, इसका जो बाह्य त्वचा है वो रह जाती है। तब वह स्थान जहाँ एक पाली दोनों परागकूट मिलते हैं एक लंबी दरार से स्फुटित हो जाता है। और क्या होने, अब धीरे धीरे क्या होने लगता है, एक लंबी दरार लग जाती है। मतलब कोई भी इस तरह के देखेंगे तो जब उसमें कुछ भरी भी रहेंगी, जब भी आप कोई फूल उल के इसमें देखेंगे, जब वो स्फुटन करने लगता है तो पहले क्या देखेंगे, भरा हुआ रहता है, पूरा भरा हुआ रहता है। अब अचानक क्या होता है, एक जगह की दरार लग जाती है, जैसे आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, अचानक एक दरार बन गई। और यह क्या होगा, इसी दरार से अचानक क्या होने लगेगा, ये बीज निकल के जो पोलन ग्रेन होते हैं या परागकण होते हैं बाहर निकल जाएगा। या अगर हो सकता है इसके ऊपर कोई आकर के कीट आकर के बैठ जाए, तो उसके पैरों में, उसके जो क्या बोलते हैं उसको, जो बाजू में लग करके वो क्या चले जाएगा, लग जाएंगे। और जब वो दूसरे फूल के ऊपर बैठेंगे, जब कभी ये मादा जनन अंगांग के ऊपर बैठेंगे, तो वहाँ पर जाकर के क्या करेगा, ये फर्टिलाइज हो जाएगा, तो फिर नया फूल का निर्माण होगा। ठीक है, या फिर वहाँ किस चीज़ का निर्माण होगा, वहाँ पर क्या निर्माण होने लगेगा,
किसका, बीज का निर्माण होने लगेगा। ठीक है, तो यही है माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु या परागकण, है ना, लघु बीजाणु या परागकण क्या कहता है, ये स्फुटित हो रहा है, ये फट रहा है, ये डायसेंस हो रहे हैं। ठीक है, अब यह बात आती है लघु बीजाणु एक नर युग्मकोद्भिद या मेल गेमिटोफाइट, सिंपल समझ रहे हैं, मेल गेमिट का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, मेल गेमिट। किसको बोलेंगे, यही जो निकलेगा इसी को हम लोग बोलेंगे मेल गेमिट। जो पोलन ग्रेन होगा, पोलन ग्रेन को हम लोग ही मेल गेमिट के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेल गेमिट के ही नाम से जानते हैं, या फिर नर गेमिट हम लोग याद रखेंगे। और ये हिंदी वाला जो नाम है थोड़ा सा टफ है, या फिर ये याद रख सकते हैं नर युग्मक याद रख सकते हैं आप लोग। ठीक है, क्या याद रख सकते हैं, नर युग्मक के नाम से भी आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, अब ये नर युग्मक क्या करेगा, ये नर युग्मक ही रिप्रोड्यूस करता है। नर युग्मक ही जो फीमेल वाले इसमें जाते हैं और वहाँ से फर्टिलाइज करते हैं। जब इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, यही नर युग्मक है, यही नर युग्मक का क्रॉस सेक्शनल व्यू है। सेक्शनल व्यू क्या है, इसमें कितने पार्ट होते हैं। अब ये इसको भी फटना होता है, पहले वो फटने से पहले ये फटेगा, उसके बाद क्या होगा, ये जो नर युग्मक है अब इसका भी फटना होता है, इसके अंदर से भी कुछ निकलेंगे। तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं, इसके पास भी कई सारे लेयर है। जैसे कि बाहरी लेयर को हम लोग बाह्य चोल या एक्साइन कहते हैं, अंदर को इंटाइन कहते हैं, अंतःचोल कहते हैं, या बाह्य चोल, इसको हम लोग कहते हैं बाह्य चोल, और ये अंतःचोल कहते हैं। ठीक है, अंतःचोल कहते हैं। और पोलन ट्यूब है, इसको हम लोग बोलते हैं नलिका कहते हैं, और जनरेटिव सेल बोलते हैं, केंद्रक होते हैं। अब बातें आती है कि होता क्या है। तो अब लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ कि क्या बन गया, मेल गैमीट बन गया, नर युग्मक बन गया। अब नर युग्मक बना तो ये नर युग्मक का क्या है, डायग्राम है। नर युग्मक मान लो कोई भी नर युग्मक है, इस तरह का देखने को मिल रहा है, नर युग्मक है। और जब इसको हम लोग क्रॉस सेक्शनल ऐसे करके, ऐसे कैसे, ऐसे कट करेंगे ऊपर से, बीज है, बीज को ऊपर से कट करेंगे तो आपको ये दिखने को मिलेगा। ठीक है, बीज मतलब ये बीज वाली वो बीज नहीं, ये बीज जो होता है जो मेल गेमिटोफाइट होता है, जिसके पास कैपेबिलिटी होती है क्या करने का, बीज बनाने का। ठीक है, तो यहाँ क्या, बाह्य चोल। बाह्य चोल के बारे में क्या लिखा, यह आवरण कठोर खुरदरा होता है, यह क्यूटीन युक्त पदार्थों का बना होता है। तो याद रखें, ये जो एक्साइन होते हैं ये बहुत मजबूत होते हैं, इसलिए क्या लिखा है कि यह क्यूटीन का बना होता है। तो आप याद रखेंगे, ये एग्जाम याद रखेंगे, एग्ज़ाम में पूछता है बाह्य चोल किसका बना होता है, तो आपको याद रखना है बाह्य चोल जो होते हैं, बाह्य चोल जो होते हैं वो क्या होते हैं, बाह्य चोल जो होते हैं क्यूटीन का बना होता है। ठीक है, जिससे स्पोरोपोलिनिन भी कहते हैं। एकदम एग्जाम में कई बार ये एग्जाम में पूछा हुआ है, पोलन ग्रेन का एक्साइन किस चीज़ का बना होता है, तो आप लोग याद रखेंगे क्या होता है, स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। इसे याद रखेंगे नर युग्मक का, इसे याद रखेंगे नर युग्मक का बाह्य चोल, या जिसको एक्साइन कहते हैं, या लिख सकते हैं एक्साइन स्पोरोपोलिनिन, स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। एकदम याद रखना है। इस आवरण में छोटे छिद्र होते हैं जिसे जर्मपोर या जनन छिद्र कहते हैं। याद रखना है ये बात कि जनन एग्ज़ाम में पूछता है जनन छिद्र किस में होता है, तो इसी में, किसमें, एक्साइन में, किसमें, बाह्य चोल में। ये लिखें क्या, ये लिख सकते हैं कि बाह्य चोल में, बाह्य थोड़ा सा नहीं दिखा रहा है ना, अच्छा से लिखा हुआ, बाह्य चोल में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे जनन छिद्र या जर्म पोर कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। अब बात आती है इंटाइन की, अंतःचोल की।
इसकी इंटाइन की, अंतःचोल की। तो अंतःचोल के बारे में क्या लिखा, या बाह्य चोल के अंदर की पतली झिल्ली का आवरण होता है जो पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। ये बात भी एग्जाम पूछता है कि जो इंटाइन होती है वो किसका बना होता है, तो इंटाइन आप याद रखेंगे पेक्टोसेलुलोज से बनी होती है। अब बात आती है परागकण की, पोलन ग्रेन की। पोलन ग्रेन में क्या है, 2 केंद्रक होते हैं। क्या क्या होते हैं, 2 केंद्र। एक केंद्रक यहाँ दिख रहा है, ये एक केंद्रक है, और एक ये केंद्रक, ठीक है। जिनमें से एक कायिक कोशिका था बाद में नलिक ट्यूब बनाता है। क्या बनाता है, ट्यूब बनाता है। ये कायिक कोशिका बाद में क्या ट्यूब बनाता है, तथा दूसरे चारों ओर घिरा जीवद्रव्य एकत्र करके जनरेटिव सेल बनाता है। 2 चीज़ बनाता है, मतलब ये जो चीज़ होंगे इसमें 2 न्यूक्लियस हैं, याद रखेंगे इसमें 2 न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस क्या बनाता है, ट्यूब न्यूक्लियस या ट्यूब सेल का फॉर्मेशन करता है, ट्यूब न्यूक्लियस बनाएगा। और दूसरा जो होता है जनन केंद्र, जेनेटिव सेल बोलते हैं उसको, उसका निर्माण करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गए बच्चों, अब कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि जो परागकण होते हैं, अब ये परागकण क्या है, होगा क्या। अब यहाँ तक पोलन ग्रेन बन गया। अब पोलन ग्रेन क्या, एक जब फट करके क्या होगा, दूसरे जगह से जाएगा। अब यहाँ बात आती है परागकण। किसी पुष्प के परागकोशों से निकले परागकण का उस पुष्प के वर्तिकाग्र तथा उसकी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पहुँचने की क्रिया को परागकण कहते हैं या पॉलिनेशन कहते हैं। सिंपली समझ लें, ये क्या है, ये क्या है, पोलन है, मतलब सॉरी पोलन ग्रेन है, या इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पोलन ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, परागकण इसमें रहता है, ठीक, परागकोश है और इसमें परागकण रहेगा। ये परागकोश है, परागकोश है इसमें। और यहाँ पर एक ऐसा देखने को मिलेगा आपको, इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरह से देखने को मिलेगा। अब यहाँ क्या है, ये वर्तिकाग्र है। ठीक है, स्टिग्मा जिसको हम लोग बोलते हैं, वर्तिकाग्र। ठीक है, अब यहाँ से जो पोलन ग्रेन उड़ करके यहाँ पर पहुँचेगा, जो पोलन ग्रेन होगा, जो परागकण होगा, ये कौन गिरेगा, परागकण। परागकण क्या होगा, यहाँ से गिर करके यहाँ पहुँचेगा। इसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, परागन। क्या बोलते हैं, परागन बोलते हैं। परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुँचना ही परागकण कहलाता है। तो आप लोग लिख सकते हैं परागकोश से, जिसका मतलब यहाँ है परागकोश से परागकणों का स्थानांतरण था वर्तिकाग्र पर होता है, जिसे हम परागन कहते हैं। ये एकदम डिफिनेशन याद रख लेंगे परागन का। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचना ही परागन कहलाता है। तो बच्चों आप लोग यहाँ तक रखेंगे, यहाँ तक याद रखेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में यही परागन से स्टार्ट करेंगे और परागन के टाइप को पढ़ेंगे, कितने तरह के परागन होते हैं, स्वपरागन, परपरागन होते हैं, और इसके साथ स्वपरागन कैसा होता है, परपरागन कैसा होता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार फिर से देखिए, इसमें जितने सारे टॉपिक नोट्स दिए हुए हैं सारे को अच्छे से बनाइए, अपने कॉपी में नोट कीजिए। और अगर 1-2 महीने में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो एकदम इसको मैराथन की तरह इसको बार बार देखते रहिए, क्योंकि जहाँ पर जो भी चीज़ें बोलने की ज़रूरत पड़ी, जिस ऑब्जेक्टिव जहाँ से पूछता है वो बोलने की ज़रूरत पड़ी, मैंने उसे बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगले टॉपिक को अच्छे से पढ़ने के लिए हमें कमेंट करें कि आपको कौन से टॉपिक पर पढ़ना है, और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।